बीरपुर ये बस एक नाम नहीं है। यहाँ पुराने राजमहल की राख के नीचे एक ऐसा खौफनाक सच दबा है ना, जिसने हमारे गांव की रातों की नींद हमेशा के लिए छीन ली थी। सच मानिए, ये कोई आम मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसे एक खौफनाक हकीकत मानकर ही सुनिएगा, क्योंकि इसके निशान आज भी उन खंडरों में चीखते हुए महसूस होते हैं। चलिए उस अंधकार में दबी इस घटना की परतें एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत इतनी भयानक थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। जब गांव के मुखिया और पुजारी जंगल के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संपत और कप्ता जमीन पर बेसुध पड़े थे। उनके चेहरे बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। पुजारी के मुंह से बस दहशत में डूबे ये शब्द निकले कि ये जिंदा तो हैं, लेकिन आत्माएं इनके शरीर छोड़ चुकी हैं। इन्हें निशिमोलो ने चिन्हित कर लिया है। ये सुनते ही गांव वालों का दिल दहल गया कि आखिर ये निशिमोलो क्या बला है। तो अब हम बात करेंगे परछाइयों के जागने की, क्योंकि असली आदम सिर्फ महल तक सीमित नहीं था। अब सवाल ये है कि आखिर ये निशिमोलो है क्या? देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत या राक्षस नहीं है। ये वो अभागी आत्माएं हैं जिनकी मौत समय से पहले अकाल मृत्यु के रूप में हो गई थी। और सबसे डरावनी बात बताऊं, इन्हें खुद ही नहीं पता कि ये मर चुके हैं। जी हाँ, सदियों बीत जाने के बाद भी ये बस एक अंधी कोशिश में अपने पुराने कर्तव्यों को पूरा करने में लगे हैं, बिल्कुल एक अंतहीन लूप की तरह। और यही अनजान परछाइयां उस रात हमारा सबसे बड़ा खतरा बन गई। पूरे गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। एक बुरी तरह डरे हुए गांव वाले ने चीखकर सबको बताया कि उसने जंगल से 4 सायों को निकलते देखा है, और वो साए सीधे हमारे गांव की तरफ ही बढ़ रहे थे। दहशत बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर थी। उन्हें रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा था, और वो तरीका था प्राचीन बीरमपुरम पुराण, श्रापित राजमहल का रहस्य और हमारी इकलौती उम्मीद। बात आज की नहीं, पूरे 400 साल पुरानी है। 4 सदियों पहले बीरमपुर पुराण को राजमहल के एकदम गुप्त कक्ष में छुपाया गया था, और अब इस खौफनाक रात में उस पुराण की सही जगह ढूंढने के लिए बाबा को उसी खंडहर हो चुके किले में बैठकर एक तांत्रिक अनुष्ठान करना था। गांव वालों को तो सख्त हिदायत थी कि कोई भी अपने घरों से बाहर न निकले। 400 साल का वो लंबा फासला अब बस इसी एक रात में सिमटने वाला था। अब आगे बढ़ते हैं रक्त अनुष्ठान की तरफ, क्योंकि प्राचीन जादू की हमेशा एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस भयानक रात में उस अनुष्ठान का पूरा बोझ मेघना के कंधों पर आ गया था। उसने तेजी से किताब के पन्ने पलटे और आखिरकार उसे वो रहस्यमयी मंत्र मिल गया। लेकिन सिर्फ मंत्र पढ़ लेना काफी नहीं था। इस जादू को जगाने के लिए मेघना को एक नुकीली चीज से अपनी त्वचा चीरनी पड़ी और अपने खून की एक बूंद किताब पर गिरानी पड़ी। इशिता उसे रोकना चाहती थी, पर मेघना जानती थी कि और कोई रास्ता है ही नहीं। खून टपकते ही उसने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया, ताकि उन मिट्टी के रक्षकों को वापस भेजा जा सके। और इसका नतीजा क्या हुआ? खून की उस एक बूंद और मंत्र की ताकत से पूरे महल में एक अंधा कर देने वाली तेज रोशनी फैल गई। जादू और अंधकार का ऐसा भयानक टकराव हुआ कि एक जबरदस्त धमाका गूंज उठा, और गांव की तरफ बढ़ते हुए वो निशिमोलो अचानक जहां के तहां रुक गए। अनुष्ठान ने अपना काम कर दिया था, लेकिन इस रोशनी ने एक और बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया। यहीं से तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। धमाके के बाद उन निशिमोलो ने पहली बार अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में आग जैसी चमक थी और एक बेहद भारी खौफनाक आवाज गूंजी, 400 साल का इंतजार, अंत में तू मिल ही गई राजकुमारी। जरा सोचिए इस बात को, जो साए किसी को नहीं पहचानते थे, उन्होंने मेघना को राजकुमारी कहा। इसका मतलब मेघना कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वो उसी 400 साल पुराने अतीत का एक अहम हिस्सा थी। इसके बाद शुरू होता है श्रापित ताबूत के खुलने का सिलसिला, वो रहस्य जो आखिरी सांसों से जुड़ा था। तभी अचानक महल की छत भर-भरा कर ढहने लगी, बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। बाहर खड़े हमारे मुखिया और पुजारी ने खौफ से देखा कि जंगल से गहरी काली धुंध उठी और उसने पूरे महल को निगलना शुरू कर दिया। मुखिया जी लड़कियों को बचाने के लिए अंदर दौड़ना चाहते थे, पर पुजारी ने उन्हें सख्ती से रोक दिया। उन्होंने कहा, वहाँ अब कोई इंसान नहीं बचा, वहाँ अब सिर्फ अतीत की परछाइयाँ मौजूद हैं। और उस ढहते हुए महल के ठीक अंदर निशिमोलो धीरे धीरे उस रहस्यमयी ताबूत का ढक्कन खोलने लगे। जैसे ही वो भारी ढक्कन खिसका, अंदर से एक ऐसी तेज रहस्यमयी रोशनी निकली जो पूरे कक्ष को अपनी चपेट में लेने लगी। मेघना ये देखते ही अंदर तक कांप गई
उसे एहसास हो गया था कि ये ताबूत ही उसकी आखिरी सांसों का रहस्य है। अगर ये ताबूत आज बंद नहीं हुआ ना, तो वो निशिमोलो हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। वहाँ ताबूत के पास एक भयानक रस्साकशी शुरू हो गई। मेघना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और ताबूत की ओर छलांग लगाई ताकि वो ढक्कन बंद कर सके। लेकिन एक अदृश्य शैतानी शक्ति उसे जोर से वापस खींचने लगी। निशिमोलो की ताकत उस पर भारी पड़ रही थी। इशिता डर के मारे चीख रही थी और मेघना का हाथ कसकर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। सच में ये बिल्कुल जिंदगी और मौत की जंग थी। तभी अनुज ने कमाल की हिम्मत दिखाई। उसने एक जलती हुई मशाल पूरी ताकत से सीधे निशिमोलो की तरफ फेंक दी और चिल्लाया कि ये गांव उनका है। आग जैसे ही उन सायों से टकराई, वे साए हवा में ही बुरी तरह बिखर गए। वो मरे तो नहीं, बस कुछ पलों के लिए हवा में स्थिर हो गए। पर अनुज की इस बहादुरी ने उन्हें एक बहुत ही जरूरी मोहलत दे दी थी। और फिर आया सर्वोच्च बलिदान का वो पल, इतिहास का वो पन्ना जिसे कोई भूल नहीं सकता। मेघना के आखिरी शब्द बहुत साफ थे। उसने चिल्लाकर कहा, इस किताब को लेकर बाहर भाग जाओ और इसे जला दो। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर किताब जल गई तो ये श्राप भी खत्म हो जाएगा। उसने झटके से इशिता और अनुज को गुप्त द्वार से बाहर धकेल दिया। इससे पहले कि इशिता कुछ समझ पाती या कर पाती, वो भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मेघना ने गांव को बचाने के लिए खुद को उस श्रापित महल में हमेशा के लिए कैद कर लिया था। और उसके तुरंत बाद एकदम सन्नाटा छा गया। वो तेज आंधी अचानक थम गई। महल के बाहर खड़े मुखिया और गांव वाले बस उस जलते हुए राजमहल को बेबसी से देखते रहे। चारों तरफ एक ऐसा भारी सन्नाटा था कि लोगों को अपनी खुद की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सब समझ चुके थे कि राजकुमारी ने खुद को कुर्बान कर दिया है। राजमहल अब जलकर सिर्फ राख के एक ढेर में बदल चुका था। निशिमोलो वापस सो चुके थे और हमारा वीरपुर आखिरकार सुरक्षित था। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? अब आते हैं एक अमर किंवदंती पर, जो आज भी बीरमपुर की हवाओं में जिंदा है। 4। जी हाँ, आज भी बीरमपुर की सूनी गलियों में लोगों को उन 4 आदमियों के कदमों की आहट साफ सुनाई देती है। लेकिन सच बताऊं, अब वे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। वे 4 निशिमोलो अब रक्षक बन चुके हैं, जो राख में दबी अपनी उस अमर राजकुमारी की हमेशा रखवाली करते हैं। उन खौफनाक यादों का बोझ आज भी कोई उठा रहा है। सालों बीत जाने के बाद भी इशिता जब उस पुरानी डायरी के फीके पड़ते पन्नों को हाथ लगाती है ना, तो उसे आज भी मेघना का वो चेहरा याद आता है। वो चेहरा जब उसने दरवाजा बंद होने से ठीक पहले आखिरी बार मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा था। इशिता आज तक ये बात समझ नहीं पाई है कि क्या वो सब जो उस रात बीरमपुर में हुआ, वो वाकई एक भयानक सच्चाई थी, या फिर सिर्फ एक खौफनाक सपना जो उस राजमहल की राख के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। खैर, सच्चाई जो भी हो, लेकिन उन खंडरों की हवाओं में गूंजती वो चीखें आज भी पूरी तरह खामोश नहीं हुई हैं। क्या लगता है?